जय जनेन्द्र भैया। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 603, परिशिष्ट स्यादवाद अधिकार, है ना। समय सार परिशिष्ट भी कहते हैं इसको, स्यादवाद अधिकार भी कहते हैं, और इसको ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन भी कहते हैं। क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा ऐसा कहने पर वहां आत्मा ज्ञान मात्र ही है ऐसा नहीं है, अर्थात वह अनंत गुणात्मक आत्मा ज्ञान मात्र कहने से भी त्यादवाद द्वारा उसकी सिद्धि करते हैं कि वह अनंत गुणात्मक ही है। इस भाव को समझाते समय आचार्य देव ने 254 नंबर का जो कलश कहा उसमें ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, इस प्रकार प्रदेश भिन्नता का ज्ञान कराया। एक बात। दूसरी बात, परंतु ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, जानने भर से ज्ञान ज्ञेयों में प्रवेश करता नहीं है। ये बात हमको सियादवाद के माध्यम से समझाई। अब 255 नंबर के कलश में, जो कि नास्तित्व का कलश है, उसमें ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, ये बात समझाएंगे। अस्थि और नास्ति कोई अलग अलग नहीं है। आत्मा में विरुद्ध धर्मत्व वस्तु रहती है ना, धर्म रहते हैं। आत्म वस्तु में विरुद्ध धर्म सदैव विद्यमान रहते हैं। अस्तित्व नाम का एक धर्म आत्मा में है और नास्तित्व नाम का भी एक धर्म आत्मा में है। ठीक है ना। कल रात की कक्षा में समझाया ना, ये स्यादवाद किसको कहते हैं, अर्थात वस्तु में जो धर्म है, वस्तु में जो गुण है, उस धर्म अथवा गुण की अपेक्षा से वस्तु के विषय में कहना तो स्यादवाद कहलाता है। और अधिकार क्या है, स्यादवाद अधिकार है। तो वस्तु में एक अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व नाम का गुण है, तो वस्तु में एक नास्तित्व नाम का भी गुण है। किन किन की तो अस्थि रहेगी और किन किन की नास्ति रहेगी। कोई ऐसा कहे कि ये कैसी अपेक्षा है कि आपने तो पर की अपेक्षा से कहा है। नास्तित्व तो पर की अपेक्षा से है, स्व की अपेक्षा से है। अस्तित्व स्व की अपेक्षा से है और नास्तित्व पर की अपेक्षा से है, स्व की अपेक्षा से है। स्व की अपेक्षा से नास्तित्व है। हाँ, ये समझो। हम क्या कहते हैं, अपनी अपेक्षा से तो अस्तित्व और पर की अपेक्षा से नास्तित्व। तो ऐसा नहीं है, अपनी ही अपेक्षा से अस्तित्व है और अपनी ही अपेक्षा से नास्तित्व भी है। कि मैं तो पर रूप, मैं रूप हूं ही अस्तित्व, और मैं पर रूप नहीं हूं नास्तित्व। मैं ज्ञान तो हूं और मैं ज्ञ नहीं हूं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। दोनों ही मेरी अपेक्षाएं हैं। कोई कहे कि तो आपने पर की अपेक्षा से कहा, तो परवर की कोई अपेक्षा नहीं है। पर की अपेक्षा पर में लगेगी, मेरी अपेक्षा मुझ में लगेगी। अस्तित्व की अपेक्षा भी मेरी है और नास्तित्व की अपेक्षा भी मेरी है। एकत्व की अपेक्षा मेरी है तो अनेकत्व की अपेक्षा भी मेरी है। अब मैं अनेक प्रकार का कैसे हो गया ज्ञेयों से, अरे मेरे ज्ञान में योग्यता है ना अनेक प्रकार के ज्ञ झलकाने की, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी योग्यता है। ये मैं अनेक प्रकार के ज्ञेयों को झलकाने में समर्थ हूं, ये मेरी योग्यता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। समझ में आती ना। देखो, ये वस्तु है इसलिए मैं देख पाता हूं, या मैं देखने की शक्ति रखता हूं तो इस वस्तु को भी देख पाता हूं। कुछ अंतर है या नहीं है। देखने की ये शक्ति वस्तु, रखता हूँ।
है ना। ये वस्तु है इसलिए मैं देख पा रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं देखने की शक्ति रखता हूँ, वस्तु है तो उसको देखता हूँ, नहीं है तो उसको नहीं देखता हूँ। मुझ में अनेक अनेक घियों को झलकाने की शक्ति है, तो मैं अनेक घियों को अनेक प्रकार से झलकाता हूँ। अनेक प्रकार के घी है ना, अनेक प्रकार के, ये अनेक प्रकार के घियों को जानने की मुझ में शक्ति है। क्या शक्ति है? एक तो मैं घियों को जानूं, पहली शक्ति। दूसरी, यदि अनेक प्रकार के घी हैं तो अनेक प्रकार से जानूंगा। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आई हो। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक ना बीमारी होती है, उसका नाम होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होती है उस बीमारी का नाम क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। अब उस कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी में क्या होता है कि मान के चलो किसी को रेड कलर की ब्लाइंडनेस है फॉर एग्जाम्पल। तो रेड कलर की वस्तु तो जगत में है, परंतु जिसको वह बीमारी है ना, रेड कलर की ब्लाइंडनेस की बीमारी है, उसको लाल वस्तु दिखाई नहीं देती जगत में। वस्तु तो दिखाई दी, जैसे मान के चलो ये पेंसिल में लाल रंग है ना, तो उसको लाल की जगह जो भी रंग दिखाई देता हो, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि लाल की जगह उसको काला दिखता है। रंग तो कोई ना कोई दिखेगा बट लाल नहीं दिखेगा। और जहां जहां लाल होगा वहां वहां उसको काला दिखेगा। तो ध्यान से समझना, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको वस्तु नजर नहीं आती क्या? कि ऐसा नहीं है, वस्तु नजर आती है। पर वस्तु में मान के चलो लाल और काला ऐसे दो रंग होंगे, तो लाल रंग नजर नहीं आएगा, काला रंग दिखाई देगा। और जहां जहां लाल होगा वहां वहां भी काला दिखाई देगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कोई कहे कि लाल दिखाई नहीं देगा तो लाल रंग की वस्तु उसके समक्ष रख दो, तो वस्तु नजर आएगी या नहीं नजर आएगी? वस्तु तो दिखाई देगी। आप ये मत समझो कि उसको वस्तु ही नहीं दिखाई देगी, पर वो लाल की जगह काली दिखाई देगी, ये फर्क हो जाएगा। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? समझ में आती है? ये गुण है या अवगुण है? बोलो, ये गुण है या अवगुण है? अवगुण है ना। लाल है तो लाल दिखे, पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही है, लाल की जगह काला दिखे, ये कैसी बात हुई भाई? आंख की स्वच्छता, आंख की स्वच्छत्व, आंख की ताकत क्या मानी जाएगी? जो लाल है उसको लाल देखे, जो काला है उसको काला देखे। पकड़ में ही मत। माँ ने कहा लाल रंग का धागा लेकर। आपकी आवाज बहुत कट रही है। भैया देखो, सभी को कट कर आ रही है, आज तो नहीं कटनी चाहिए मेरे हिसाब जी से। नहीं भैया नहीं, जी जी बिल्कुल कट ठीक के आ आ रही रही है। है। मुझे तो बोल ठीक एक आ रही एक रही करके ब्रेक, बोलूं? थोड़ी ब्रेक हो रही है बट समझ में आ रहा है, बट इसलिए नहीं बोला कुछ। देखो रही है, सभी को ब्रेक होकर आ रही है। अरे यार, आज तो नहीं होनी चाहिए। आज तो बिल्कुल एकदम नेटवर्क होके आ रहा है। कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत अच्छी आ आप रही भाई लोगों, साहब। एक्चुअली क्या है, वॉइस हाँ तो फिर आपकी ना, वॉइस आ रही है लेकिन बीच में एक आध लेटर, एक आध वर्ड कट हो रहा है और कुछ ज्यादा नहीं आ रहा प्रॉब्लम। चलो हो सकता है ठीक हो जाए अभी। चलो चलो सुनो, ध्यान से समझना। अस्थि और नास्ति भाव समझाना है ना मुझे, तो इसलिए मैं ये उदाहरण आपको देकर समझा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि ज्ञान में एकत्व और अनेकत्व भाव कैसे सब एक। आपने कहा कि अस्थि भी मेरी अपेक्षा से है, नास्ति भी मेरी अपेक्षा से है, तो एकत्व भी मेरी अपेक्षा से और अनेकत्व भी मेरी अपेक्षा से है। तो वो मेरी अपेक्षा कैसे है, वो अपेक्षा ध्यान से हम समझ रहे हैं। तो क्या कहा कि माँ ने कहा लाल रंग का धागा लेकर आओ। अब बहुत सारे धागों में एक धागा लाल रंग का भी है, पर वो नहीं ला पाएगा। धागा तो दिखेगा उसे, पर लाल नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? काला दिखेगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञ को जानने की शक्ति है एक, ये तो ज्ञान की शक्ति है ही। और अगर और इसके अलावा अगर ज्ञों में अनेक भाव हैं, तो ज्ञान अनेक भावों को जानता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। पकड़ में ही। ज्ञ कितने प्रकार के हैं? मान लो अनेक प्रकार के हैं, तो अनेक प्रकार के ज्ञों को अनेक प्रकार से जानेगा। उस ज्ञ में जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा जानेगा। ये है ज्ञान का अनेकत्व भाव। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अभी भी समझ में नहीं? ज्ञान का एकत्व भाव क्या है? कि ज्ञान जानता है, ये एकत्व है। अनेक प्रकार की वस्तुओं को अनेक अनेक रूप से जानता है, ये उसका अनेकत्व है। पकड़ में बात? एकत्व से ही नहीं मात्र जानता। मान के चलो वो सिर्फ लाल लाल दिखेगा, तो अनंत वस्तुओं में सिर्फ लाल लाल भाव ही दिखाई देगा। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है। उद्गल की कितनी प्रकृतियां हैं? मान के चलो 8 कर्म, 148 प्रकृतियां कर्मों की हैं, तो 8 कर्मों को जानता है, 148 प्रकृतियों को जानता है। फिर पुद्गल की जो 21 या 25 प्रकृतियां हैं, उन 21-25 प्रकृतियों के जो भेद हैं, उन भेदों को
प्रभेदों के आधार से भली प्रकार से जानता है। वह ज्ञान जानता है कि पुद्गल परमाणु में कौन सा परमाणु तो स्कंद रूप पुद्गल रूप हुआ, कौन सा परमाणु कर्म रूप हुआ, कौन सा परमाणु शरीर रूप हुआ, कौन सा औदारिक रूप हुआ, कौन सा वैक्रिक रूप हुआ। ऐसा सब जानता है ना, भेद 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 करके जान रहा है नहीं जान रहा है भली प्रकार से। या पुद्गल को बस पुद्गल जानता है, पुद्गल के वैक्रिक और औदैहिक भावों को भी जानता है, या मात्र पुद्गल को ही जानता है। यदि एकत्व मात्र होता ज्ञान के अंदर तो पुद्गल को मात्र पुद्गल जान पाता, पुद्गल के औदारिक और वैक्रिक भेद को नहीं पहचान पाता। ये उसका अनेकत्व गुण है कि यदि पुद्गल में दो तीन चार असंख्यात संख्यात पर्याय हुई तो पुद्गल की संख्यात असंख्यात पर्यायों को भी वह ज्ञान जानेगा। ये शक्ति किसकी है? वो ज्ञान के अनेकत्व भाव की शक्ति है। मेरी आंख एक रंग को भी पहचानती है और मेरी ही आंख 7 रंग को भी पहचानती है। कुछ बात समझ में आती है? मेरी आंख एक रंग को तो पहचानती है ही, परंतु मेरी आंख 7 रंग को भी पहचानती है। एक ही रंग के कई कई प्रकार के भेदों को भी पहचानती है। एक ही लाल, कितने प्रकार का लाल है? 100 प्रकार का लाल है। तो 100 प्रकार के लाल को मेरी आंख पहचानती नहीं पहचानती है? तो एक लाल को भी पहचाने और 100 लाल को भी पहचाने तो 100 को जानने की शक्ति भी मेरी है, एक को जानने की शक्ति भी मेरी है। एकत्व भी मेरा है, अनेकत्व भी मेरा है। पकड़ में आई है नहीं पकड़ में? ये बात पकड़ में? ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये समझता हो कि वस्तु स्वरूप के अंदर, स्यादवाद के अंदर एक अपेक्षा मेरी है और एक अपेक्षा पर की है, तो ऐसा नहीं है। जब हम उसको समझाएंगे, जब हम उसको कहेंगे, ये बात अलग है कि हम उसको पर की अपेक्षा से कहते हैं, परंतु पर की अपेक्षा से कह देने से वह गुण कोई पर का नहीं हो जाता, वह आत्मा का अपना निजी गुण ही रहता है। अस्तित्व भी मेरा है, नास्तित्व भी मेरा है, एकत्व भी मेरा है, अनेकत्व भी मेरा है। पकड़ में आई बात है ना? अब हमने क्या समझा? अस्तित्व समझा। क्या अस्तित्व समझा? ज्ञान का अस्तित्व समझा। क्या समझा ज्ञान के अस्तित्व में हमने? कि ज्ञान ज्ञेय को तो जानता है परंतु ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता। ये तो हो गया किसका? हमारा ज्ञान का अस्तित्व गुण। अब हम कर समझेंगे नास्तित्व गुण। तो नास्तित्व गुण से हम क्या समझेंगे? कि ज्ञान ज्ञेय को तो जानता है परंतु ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, ऐसा नहीं। ज्ञान ज्ञेय को अपने में प्रवेश करने नहीं देता, ऐसा। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये ज्ञान का नास्तित्व भाव है, ये मेरा अपना नास्तित्व भाव है कि मैं अपने घर में किसको प्रवेश करने दूंगा और किसको प्रवेश करने नहीं दूंगा। क्या कहा? तो जो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहता ही है, ये देख रेख हिंदुस्तान को करनी पड़ेगी ना कि वो पाकिस्तान हमारे अंदर प्रवेश ना कर पाए। बोलो क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं। वो आतंकवादी, वो पाकिस्तानी, वो बाहरी पदार्थ, बाहरी व्यक्ति मेरे देश में प्रवेश ना कर पाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है या सामने वाले देश की है कि वो मेरे देश में प्रवेश ना करे? ये तो मेरे देश की जिम्मेदारी है ना। मेरा नागरिक बाहर ना जा पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तानियों की है। ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे देश का कोई नागरिक, कोई वासी मेरे देश को, मेरे देश की सीमा का उल्लंघन करके गैर कानूनी तरीके से बाहर ना जा पाए। ये जिम्मेदारी भी किसकी है? मेरी है। और कोई बाहरी व्यक्ति भी मेरे देश में प्रवेश ना करे, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा थोड़ी ना कि एक जिम्मेदारी तो मेरी, कि मेरा व्यक्ति आपके देश में प्रवेश। हाँ, ऐसा थोड़ी कि मेरे देश का व्यक्ति आपके देश में प्रवेश नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी तो हो गई मेरी। और आपके देश का व्यक्ति मेरे देश में प्रवेश नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी हो गई आपकी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? मेरे देश का नागरिक मेरे देश के नियमों का उल्लंघन करके बाहर ना जाए, ये जिम्मेदारी तो मेरी है ही। परंतु बाहरी देश का कोई व्यक्ति मेरे देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश न करे, यह जिम्मेदारी भी मेरी अपनी ही है। अस्तित्व भाव तो मेरा है ही है, नास्तित्व भाव भी मेरा ही है। क्या कहा? अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये अस्तित्व गुण मेरा तो है ही। ये स्यादवाद ने जो अस्तित्व की अपेक्षा से मेरे स्वरूप की चर्चा की, वह तो मेरी है ही। परंतु जो नास्तित्व से चर्चा की जाएगी तो आप समझो कि पर की अपेक्षा से की जाएगी। अपेक्षा मेरी ही है कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा गुण है
कि वह पर पदार्थ मेरे प्रदेशों में, मेरे देश में प्रवेश ना करे। तो ज्ञान तो ज्ञेयों में गया ही नहीं, ये बात तो है ही। और ज्ञान ने ज्ञेयों को ज्ञान में प्रवेश नहीं होने दिया, यह भी ज्ञान की जिम्मेदारी है। ये ज्ञान का नास्तित्व भाव है। हम उसको सरलता से समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि ज्ञेयों ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। तो ज्ञेयों ने ज्ञान में प्रवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्ञान ने होने नहीं दिया। ये ज्ञान के पास ताकत है कि उसने ज्ञेयों को ज्ञान में प्रवेश होने नहीं दिया। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझ में आती है? वह अस्थि नास्ति भाव ज्ञेयों में भी होगा। आपके देश का नागरिक मेरे देश में ना आए और मेरा देश का नागरिक आपके देश में ना आए, ऐसे नास्ति अस्थि नास्ति भाव आपके देश में भी होंगे। परंतु मैं आपके देश की जिम्मेदारी संभालूं या अपने देश की जिम्मेदारी संभालूं? बोलो। हमारा देश ये सोच ले कि भाई देखो, उन लोगों ने भी तो सिक्योरिटी टाइट कर रखी है ना, हमारे पड़ोसी राज्य ने भी, हमारे पड़ोसी देशों ने भी, कि भाई हमारे देश का व्यक्ति उनके देश में ना जाए और उनके देश का व्यक्ति हमारे देश में ना, ये सिक्योरिटी तो उनके पास भी है। तो हम अपनी सिक्योरिटी थोड़ी लूज कर देते, कर दें या नहीं कर दें? बोले ऐसे नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलेगा। उसकी सिक्योरिटी टाइट कितनी भी हो, आपको अपनी सिक्योरिटी में चौकस रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? क्यों? समझ नहीं बात? सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, सबसे टेक्नोलॉजी में सबसे अव्वल देश है चाइना। समझना ध्यान से, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जापान है वैसे तो, लेकिन ये जो चाइनीज टेक्नोलॉजी कैसी है कि भूल से भी, मतलब वो भूल से भी गलती नहीं हो सकती कि कोई गैर कानूनी तरीके से चाइना से इंडिया में प्रवेश कर जाए। नजदीक देश है ना। तो इंडिया ये सोचे, हिंदुस्तान ये सोचे कि भाई चाइना की सिक्योरिटी तो हमसे ज्यादा मजबूत है, तो उनका व्यक्ति कैसे हमारे देश में प्रवेश कर पाएगा? इधर से सिक्योरिटी थोड़ी लूज कर दो। ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? पहली बात तो ये, अगर ये बात मालूम चले, किसी को भी पता चले, तो किसकी कमी है वो? भारत की कमी है, चाइना की कमी है? इंडिया की, भारत की कमी मानी जाएगी ना। कोई से अच्छा नहीं मानेगा ना, उचित नहीं मानेगा ना। और क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे हम बेवकूफ और कहलाएंगे, पागल और कहलाएंगे। कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? ऐसे ही छह द्रव्यों में अस्थि नास्ति धर्म किसका है? प्रत्येक द्रव्य का अपना है, निजी है। मेरी अपेक्षा तो मेरी है ही, और वह जो नहीं की अपेक्षा है वह भी मेरी ही है, वह पर की नहीं है। ये समझो आप। ये पकड़ में आ गई? तो हमने अस्तित्व से क्या समझा था? कि ज्ञान ज्ञेयों में प्रवेश नहीं करता। अब हम नास्ति से क्या समझेंगे? कि ज्ञान ज्ञेयों को ज्ञान में प्रवेश होने नहीं देता। ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है, ये मेरी सामर्थ्य है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? आप निश्चिंत रहो, मेरे, मैं सर्व सामर्थ्यमान हूं, मुझ में ऐसी सामर्थ्य है कि वह ज्ञेयों को ज्ञान में प्रवेश होने, ये ज्ञान ही नहीं होने देगा, ज्ञान ही नहीं होने देगा। पकड़ में ही ना? हाँ, अब चलते हैं, चलो। अब 255 नंबर का नास्तित्व नाम का कलश पढ़ते हैं। ये बात इसलिए कही कि नास्ति माने पर से, ऐसा नहीं। अस्थि तो मेरा है ही, नास्ति भी मेरा है, मेरा है। तो क्षेत्र स्थित शार्दुल विकृतम है ना। क्षेत्र स्थित पृथक विध पर, क्षेत्रे स्थितार्थो झा जनात्, तोच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहार्थोर्वमन्। गलत पढ़ रहा हूं मैं थोड़ा सा, रुको। स्वक्षेत्र स्थित पृथक विध पर, क्षेत्र स्थितार्थो जना, तोच्छीभूय पशु प्रणश्यति चिदा कारान् सहार्थैर्वमन्। याद्वादी तु असंसधामनि पर, क्षेत्रैविदन्नास्ति ताम्, त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्, याकारकर्षि परान्। क्या कहते हैं सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। कलश नंबर 255, श्लोकार्थ। पशु अर्थात
सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला अज्ञानी। ठीक, क्या कहता है? स्वक्षेत्र स्थित पृथक विद, जो पृथक है, अलग है, पृथक विद पर क्षेत्र स्थित अर्थ उज्जनात, अर्थात स्वक्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से। फिर से पढ़ूं, देखो, जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, जिसको ज्ञान के स्वभाव की खबर नहीं है, जो अपने आत्मा के स्वभाव को पहचानता नहीं है ना, मैं आत्मा हूं ये तो उसको पता ही नहीं, तो मेरे ज्ञान के स्वभाव की खबर उसको कैसे होगी? जब वस्तु की खबर नहीं है तो वस्तु के गुणों की खबर कैसे होगी, है ना? तो वो क्या मानता है, वो उसको क्या लगता है कि स्व क्षेत्र में रहने के लिए जो भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों को छोड़ने से ये पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ, अर्थात ये पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ। ज्ञान में गे जानने में नहीं आते, तो ज्ञान में जाने हुए गेयों का भी जो निषेध कर रहा है, अर्थात गे जो भाव है ना, गे जो भाव है, जैसे चंद्रमा तालाब में है या नहीं है, पहले ये समझा था हमने, चंद्रमा तालाब में है या नहीं है कि नहीं है? तो तालाब में क्या है? बोले पानी है। ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है आपकी, तालाब में सिर्फ पानी है और तालाब में चंद्रमा नहीं है। तो तालाब में चंद्रमा है या नहीं है, ये प्रश्न ही क्यों उठा? क्योंकि चंद्रमा का प्रतिबिंब तालाब में था, इसलिए प्रश्न उठा था। उठा था नहीं उठा था? तो वो प्रतिबिंब है या नहीं है? बोले हाँ है। अब वो प्रतिबिंब भी ना हो उसके लिए हम क्या करें? तो वो कहते हैं सुनो मेरी बात, तालाब के आसपास कुछ पत्थर पड़े हैं, तालाब के आसपास कुछ मिट्टी पड़ी है, तालाब के आसपास कुछ पेड़ खड़े हैं, खड़े हैं ना, मिट्टी भी पड़ी है, पत्थर भी पड़े हैं और पेड़ भी खड़े हैं, खड़े ना। अब वो चंद्रमा का प्रतिबिंब पेड़ पे पड़ रहा है क्या? पेड़ में भी दिख रहा है क्या? बोले नहीं, पेड़ में तो नहीं दिख रहा। मिट्टी में दिख रहा है क्या? बोले मिट्टी में भी नहीं दिख रहा। पत्थर पे दिख रहा है क्या? बोले पत्थर में भी नहीं दिख रहा। तो बोले तालाब में ही क्यों दिख रहा है? ध्यान से समझना, क्या तुम पेड़ मिट्टी या पत्थर हो जाना चाहते हो? बोलो, क्या तुम उस पानी को पेड़ मिट्टी या पत्थर कर देना चाहते हो कि नहीं 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 नहीं, हम पानी को पेड़ मिट्टी पत्थर नहीं करना चाहते। तो क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कि हम चाहते हैं पानी पानी ही रहे। तो बोले ये पानी की योग्यता है, क्या योग्यता है? कि वह स्वच्छता शक्ति है ना उस पानी के अंदर, कि वो चंद्रमा को झलकाए और चंद्रमा उसमें झलके। ये किसकी योग्यता है? चंद्रमा पेड़ में झलके, ये पेड़ की योग्यता नहीं है। अथवा पेड़ चंद्रमा को झलकाए, ये पेड़ की योग्यता नहीं है। चंद्रमा मिट्टी में झलके या मिट्टी चंद्रमा को झलकाए, ये मिट्टी की योग्यता नहीं है। चंद्रमा पत्थर में झलके या पत्थर चंद्रमा को झलकाए, ये पत्थर की भी योग्यता नहीं है। ये योग्यता तो एकमात्र उस पानी में ही है। क्या? कि वह पत्थर को झलकाएगा और वह चंद्रमा को झलकाएगा और चंद्रमा उसमें झलकेगा। ऐसे ही ये योग्यता किसके पास है? कि वह ज्ञान रूप तो है ही, स्वयं को तो जानता ही है, परंतु पर को भी जानता है। ज्ञान ज्ञान भाव से तो है ही, पर पदार्थ उसमें झलकते यानी जानने में आते हैं। ये शक्ति किसकी है? ये ज्ञान की शक्ति। जब तुम इस शक्ति का निषेध करते हो, इसका निषेध करते हो, जब तुम ज्ञेयों का निषेध करते हो कि ज्ञान में ज्ञेय जानने में ही ना आए, आए ही नहीं, नास्ति आए ही नहीं, तब तुम किसका निषेध करते हो? तो तुम वास्तव में अपनी ही शक्ति का निषेध करते हो, अर्थात ज्ञान का ही निषेध करते हो। क्योंकि ये शिकायत करने वाले पानी को या तो मिट्टी या तो पत्थर या तो पेड़ कर देना चाहते हैं। क्योंकि ना झलकाने की शक्ति किसकी है? वो तो मिट्टी पत्थर या पेड़ की है। पकड़ में ही बात है, उसके नजदीक पदार्थों की ज्ञान करा रहे हैं। ऐसे ही ये जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान और ज्ञेय के संबंध की खबर नहीं है, पहले क्या गड़बड़ की उसने? पहले उसने ये गड़बड़ करी कि भिन्न क्षेत्रों में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर यह जो आत्मा है वह भी उन ज्ञेय पदार्थों में प्रवेश पा जाता है, अर्थात उन ज्ञेय पदार्थमय हो जाता है, ऐसा मान रहा था।
तो उसका सियादवादी ने ज्ञान कराया भाई ऐसा नहीं होता, ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ये ही रहते हैं। अब ये समझ रहा है कि ये जब जानने में आते हैं तो वे ये क्या करते हैं, आत्मा को उस रूप ही कर देते हैं, मुझे अपने रूप बना लेते हैं। पहले समझ रहा था मैं पर रूप हो जाता हूं, अब समझ रहा है कि वे पर पदार्थ मुझे निज रूप अपने रूप कर लेते हैं। तो मैं उनके रूप ना बनूं, इसके लिए मैं क्या करूं कि वे ये पदार्थ मेरे जानने में ही ना आए, वे ये पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय ही ना बने। ऐसा मानकर वो किसका निषेध करता है, ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव को तो पहचानता नहीं, ज्ञान की सचत्व शक्ति की उसके भाव को तो पहचानता नहीं, और ज्ञेयों का निषेध करने के चक्कर में ज्ञान का ही निषेध कर डालता है। यानी वहां जब ज्ञेयों की नास्ती करना चाह रहा है, वहां वास्तव में वह ज्ञान की ही नास्ती करके बैठा है। तो कैसे नास्ती कर रहा है वो, ज्ञान ज्ञान की ज्ञेयों को नहीं जानने वाला, ज्ञान और ज्ञेय के भेद को नहीं जानने वाला। तो क्या समझाते हैं कि ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता है, अर्थात जब ज्ञेय को जानने का निषेध करता है तो चैतन्य का भी निषेध कर देता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? वमन करता है, वमन करता है यानी कि वमन करता है यानी कि छोड़ता उल्टी है। करता वो है, लेना वोमिट करता है। करता है। उल्टी करना। समझ लो, है ना। अब देखो कैसे वोमिट कैसे की उसने, आपने कोई ऐसा पदार्थ भक्षण कर लिया जो आपके शरीर के लिए सुटेबल नहीं था, ठीक है। तो जो वो पदार्थ आपने भक्षण किया था वो कहाँ गया, भक्ष करने के बाद आपकी आंतों में गया, आपके पेट में गया, लिवर में गया। तो वो वमन किस प्रकार से कर रहा है कि वो जो पदार्थ लीवर में है, उस पदार्थ को निकालने की जगह लीवर ही बाहर निकाल देना चाहता है क्या। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जो पदार्थ पेट में गया, उस पदार्थ को बाहर निकालने की जगह क्या कर रहा है, पेट ही आते ही बाहर निकाल देना चाहता है। सही कर रहा है गलत कर रहा है, बोलो। अपनी जान ले रहा है नहीं ले रहा है? उसको क्या समझ में आना चाहिए कि वो लीवर या वो आते अलग है, और वो पदार्थ जो पेट में प्रवेश पाकर गया है वो अलग है। तो डॉक्टर क्या करता है, दवा देके उल्टी कराता है ना, कराता है ना। ऐसे ही ज्ञान ने ज्ञेय को जाना। तो जब ज्ञेय ज्ञान ज्ञान के जानने में जब ज्ञेय पदार्थ आए, तो हाँ उस ज्ञेय का निषेध करने के चक्कर में क्या करा उसने, ज्ञान का ही निषेध कर दिया। तो जब तालाब में चंद्रमा दिखाई दे रहा था ना, बोले बहुत झगड़ा हो रहा है, एक काम करो तालाब खाली कर दो। क्या झगड़ा किस बात पे हो रहा था, कि चंद्रमा तालाब में नजर आ रहा था। तो झगड़ा मिटाने के लिए उसने क्या किया, तालाब ही खाली कर दिया। कुछ बात समझे, बोले अब चंद्रमा झलकेगा ही नहीं। क्यों, मैंने जड़ी मिटा दी ना, जड़ी मिटा दी ना। अब उसने सही किया या गलत किया? तो वह चंद्रमा और जल के संबंध को न पहचानने के कारण क्या वमन किया, चंद्रमा का वमन करने के लिए, अर्थात चंद्रमा तालाब में ना झलके इसके लिए तालाब ही खाली कर दिया। ऐसे ही ज्ञान में ये जानने में ना आए, इस बात का निषेध करने के लिए किसका निषेध कर दिया, ज्ञान का ही निषेध करके बैठ गया। जानो ही नहीं। क्या कहते सुनो, कि स्व क्षेत्र में रहने के लिए, यानी ज्ञान ज्ञान रूप से रहे, और भिन्न भिन्न परिक्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से। ज्ञान तो मैं तो ज्ञान रूप रहूं, और ज्ञेय मेरे जानने में ना आए। इस लाइन का अर्थ समझ में आ गई बात, पहली लाइन का अर्थ क्या है, सभी को समझ में आया? सभी समझना ध्यान से। स्व क्षेत्र में रहने के लिए, स्व क्षेत्र में रहने के लिए अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से रहे। मेरा क्षेत्र तो मैं तो ज्ञान हूं ना, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे आत्मा रहेगा। तो स्व क्षेत्र में रहने के लिए अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से रहे, और ज्ञान किसी प्रकार से अशुद्ध ना हो, ज्ञान में कोई गड़बड़ ना हो। तो उसके लिए उसने क्या किया कि भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए जो ज्ञेय पदार्थ थे, ये पेंसिल भिन्न क्षेत्र में है, आप भिन्न क्षेत्र में हो, मोबाइल भिन्न क्षेत्र में, शास्त्र भिन्न क्षेत्र में, सब भिन्न क्षेत्र में ना, ये देह भिन्न क्षेत्र में है ना। तो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए वे ज्ञेय पदार्थ, और स्व क्षेत्र में रहता हुआ वह ज्ञान। तो स्व क्षेत्र में रहे हुए ज्ञान में रहने के लिए, अर्थात मैं ज्ञान भाव से रहूं, इसके लिए उसने क्या कदम उठाया कि जो पहले से ही पर क्षेत्र में थे, अर्थात जो पहले से ही ज्ञान में नहीं थे, वह चंद्रमा जो पहले से ही तालाब में था ही नहीं, क्या करा उसके लिए, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से अब उनसे छूटना चाहता, जो थे ही नहीं, जो चंद्रमा तालाब में था ही नहीं, उस तालाब में से चंद्रमा को हटाना चाहता है। हटा सकता है? हटाने के लिए पहले चंद्रमा चाहिए, ये बात उसको पता नहीं है। तो जब वो उस तालाब में चंद्रमा को हटाने के लिए जाएगा, तो किसे हटाएगा,
बोलो, पानी को ही हटाएगा ना, क्योंकि वहां चंद्रमा तो है ही नहीं। कुछ बात समझ में आई नहीं? ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को जब हटाने का कोई प्रयास करेगा, तो किसको हटाएगा? बोले ज्ञेय को, ज्ञेय हो तो हटाए ना, ज्ञेय तो है ही नहीं। वो ज्ञान का ही निषेध करने लग जाएगा। ओह, क्या करूं, क्या करूं, चंद्रमा तालाब में ना झलके? बोले तालाब देख, पानी मतलब देख। जानना ही बंद कर दे, हाँ, मतलब जानना ही जानना बंद ही कर देना बंद। चाह रहे हैं। बंद कर रहा है ना, ज्ञान का निषेध कर रहा है। वो कहते हैं, ये समझाते हैं कि जब जल को देखेगा, जब पानी को देखेगा, तो चंद्रमा स्वतः ही नजर नहीं आएगा, आपो आप नजर नहीं आएगा। तू चंद्रमा को देख रहा है ना, इसलिए तुझे पानी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तेरी गड़बड़ हो रही है। तो चंद्रमा का निषेध करना चाहता है ना? बोले हाँ करना चाहता हूँ। तो बोले पानी देखना, देखना वहां चंद्रमा है ही कहाँ, वहां तो चंद्रमा है ही नहीं। लेकिन झलकने का निषेध करेगा तो गड़बड़ है। तब गड़बड़ है ना। ये क्यों गड़बड़ हो रही है? क्योंकि ज्ञान के स्वच्छ भाव को नहीं पहचानने के कारण, वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता ना, तो ज्ञान में ये झलकते ही ये बात समझता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ये बात, है ना। तो क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। स्वक्षेत्र में रहने के लिए, अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से रहे, इसके लिए क्या करता है वो, कि जो भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से, अर्थात जो ऑलरेडी भिन्न क्षेत्र में है, ऐसे ज्ञेय पदार्थों को छोड़ना चाहता है। कैसे छोड़े? छोड़ने के लिए पहले पकड़े तो छोड़े भी, ठीक है ना, छोड़ने से। अब क्या करता है कि ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ, ज्ञेय पदार्थों के साथ किसका वमन कर रहा है? चैतन्य का ही वमन कर रहा है, चैतन्य के आकारों का ही वमन कर रहा है। वे जो ज्ञेय चैतन्य में बने थे, उन चैतन्य, उस ज्ञेय पदार्थ का वमन कर रहा है, यानी उनको छोड़ना चाहता था, चैतन्य को ही छोड़ रहा है। अर्थात मैं जानने वाला हूं, ऐसे अपने जानने वाले स्वभाव को ही जो त्याग के बैठा है। समझ नहीं बात? सॉरी, आगे। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है, उसको भी छोड़ता हुआ। चैतन्य में ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से आकार होता है, यानी चैतन्य में जो ज्ञेय का भाव झलकता है, तो उनको भी छोड़ता हुआ, अर्थात मैं जानने वाला हूं, ऐसे चैतन्य भाव को ही छोड़ता हूं। तुच्छ भूया, तुच्छ होकर, दुखी होकर, परेशान होकर, तुच्छ भूया अर्थात दुखी होकर, तुच्छ होकर, अंदर में किस बात की गलानी हो गई, कि ये जानने में आ रहे हैं, ये जानने में आ रहे हैं, ये जानने में आ रहे हैं, ये भी जान रहा हूं मैं, ये भी जान रहा हूं मैं। अरे ये मेरे ज्ञान में तो ये भी जानने में आ रहा है, ये भी जानने में आ रहा है, अच्छा भी जानने में आ रहा है, बुरा भी जानने में आ रहा है, परेशान हो गया। तुच्छ होकर, भैया वहां चंद्रमा है, वहां चंद्रमा है, वहां चंद्रमा है। चंद्रमा है या नहीं है? नहीं है, पहचानता ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? तुच्छ होकर प्रणशयति, नाश को प्राप्त होता है। दुखी है ना, दुखी है ना, नाश को ही प्राप्त होता है। ज्ञेयों को देख देख कर, देख देख कर, देख देख कर दुखी होता है, नाश को ही प्राप्त है। हे भगवान, जानने में ही ना है, जानने में ही ना है, जानने में ही ना है। नास्ती, किसकी नास्ती कर रहा है? किसकी नास्ती कर रहा है? जो है नहीं ज्ञान उसकी की नास्ती नास्तिक करने है। के चक्कर में। हाँ, जो नहीं है उसकी नास्ती करने के चक्कर में अपनी ही नास्ती कर रहा है। और नास्तित्व तो क्या था? नास्तित्व तो ये है कि ज्ञान ने ज्ञेयों को ज्ञान में प्रवेश ही नहीं दिया, नास्तित्व तो ये थी। और ये नास्तिक किसकी समझ रहा है? कि ज्ञान में ये जानने में ना आए, इसे नास्तिक समझ रहा है। ठीक, अब आगे कहते हैं, स्यादवादी तू और स्यादवादी तो, अर्थात जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानते हैं वे, स्वधामनी वसन, अर्थात स्व क्षेत्र में रहता हुआ, ज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में रहता है, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, है ना। पर क्षेत्रे नास्तिताम विदत, पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ। आहा, क्या हुआ? ज्ञान निजी क्षेत्र में रहता हुआ ये बात भली प्रकार से जानता है कि मैं पर क्षेत्र में प्रवेश करता ही नहीं हूं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, अर्थात ज्ञान ये बात भली प्रकार से जानता है कि जब ये मेरे में जानने में आते हैं, तो मैं ये रूप होता ही नहीं। पकड़ में ही बात, मैं ये रूप होता ही नहीं, होता ही नहीं, अर्थात जो ज्ञेयकृत अशुद्धता है वो मुझ में प्रवेश नहीं करती, एक बात। जो मैं ज्ञेयक्रांत, ज्ञेयों की वजह से वह दुखी नहीं होता, ज्ञाक्रांत नहीं होता, ज्ञेयों में सुख बुद्धि नहीं करता, अर्थात ज्ञेय लुब्ध नहीं होता,
और ज्ञे ही ज्ञान है, ऐसा ज्ञासक्त नहीं होता। तीन बातें समझ में आई। ज्ञासक्त माने ज्ञे ही ज्ञान है, इसे कहते हैं ज्ञासक्त। ज्ञेयों में सुख है, इसे कहते हैं ज्ञे लुब्धता। और ज्ञेयों से जो भय है उसे कहते हैं ज्ञाक्रांत। तीन बातें समझ में आती है नहीं आती है? तीनों ही उसे नहीं होती, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है। न ज्ञेय लुब्ध होता है, न ज्ञेयासक्त होता है, न ज्ञेयाक्रांत होता है। ठीक, समझ ये आई सब बात? क्या चलो, बताया आपने? ज्ञेयासक्त माने ज्ञान को ही ज्ञेय माने, वो तो ज्ञेयासक्ति है, गे जैसे देह में गेयाकार भी आसक्ति है। बोला था। गेयाकार भी बोला था ना इसको। ज्ञेयाकार नहीं, ज्ञेय आसक्त। आसक्त जैसे देह आसक्त हम, तो देह आसक्त कैसे हम? ये देह और में एक है। देह लुब्ध अर्थात देह में सुख है, समझे? और ज्ञेयाक्रांत, देहाक्रांत यानी देह से दुखी है। समझे नहीं समझे? आक्रांत हुआ हुआ है, उससे दुखी हुआ हुआ है, ऐसा। एक अर्थवाची भी है और भिन्न भिन्न अर्थ भी है। एक अर्थवाची भी समझो तो भी कोई बात नहीं, भिन्न भिन्न अर्थ ऐसे मेरे को विकल्प आया बतला दो, सो मैंने बतला दिया। अभी सुनो ध्यान से क्या कहते हैं। और स्यादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ, यानी कि ज्ञान के स्वभाव को पहचानता हुआ। स्व क्षेत्र में रहता हुआ यानी अपने अपनी मर्यादा को, अपनी सीमा को, अपने स्वभाव को पहचानता हुआ। क्या जानता है? ये जानता है कि पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ। मैं पर क्षेत्र प्रवेश नहीं करता, नास्तित्व पर में जो मैं प्रवेश करता है ऐसा नहीं। देखो क्या लिखा है, पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ। मैं पर क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं पाता, प्रवेश ही नहीं करता, ऐसे अपने नास्तित्व को पहचानता हुआ। पर क्षेत्र में रहे हुए जो पर क्षेत्र में है, जिनका क्षेत्र मेरे से पहले से ही भिन्न है। जब जब हम क्षेत्रों की बात करें ना, क्षेत्र की बात करें, तो वह प्रदेशों की बात हो रही है। समझे बात? जब हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रदेशों की बात कर रहे हैं। क्षेत्र को क्षेत्रवाहन जो होता है वो किसका होता है? प्रदेशों का होता है या गुणों का होता है? द्रव्य कर का होता है या गुणों का होता है? क्षेत्र किसका होता है? द्रव्य का। द्रव्य का होता है। और विष्णु का। समझे? है ना? जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र वो द्रव्यों का होता है, गुणों का क्षेत्र नहीं होता। गुण तो द्रव्य में व्यापक होते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। और पर्यायों का भी क्षेत्र नहीं होता। पर्यायों का क्षेत्र कौन सा है? द्रव्य का क्षेत्र ही पर्यायों का क्षेत्र है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं द्रव्य कहीं है और पर्याय कहीं है, ऐसा तो नहीं कि द्रव्य तो कहीं और परिणम रहा है और पर्याय कहीं और परिणम रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो जब हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम प्रदेशों की बात कर रहे हैं। और जब हम प्रदेशों की बात कर रहे हैं तो हमें पता है ना कि दो द्रव्यों के प्रदेश आपस में मिलते नहीं, ये पता है ना तुम्हें? तो क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबराते हो? जब ज्ञान के जानने में पर पदार्थ आता है, तो पर पदार्थ ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता है, क्योंकि हम दोनों में प्रदेश भिन्नता है, रहने वाली है। आंख, आंख जिस वस्तु को देखती है, देखने भर से ग्रहण नहीं करती है। आई बस समझ में नहीं आई? देखो, एक पंडित जी थे, मैं नाम भूल गया उनका। अपने मक्खनलाल जी जो हमारे अपने दादा है ना, दादा हुक्मचंद भारती जी, दादा हमारे आदरणीय दादा, उनके जो गुरु थे, शिक्षा गुरु मक्खनलाल जी, वो मक्खनलाल जी के मित्र थे। और वो भी एक मूर्धन्य और अच्छे विद्वान थे। ये दादा ने अपनी एक प्रवचन में, मैंने बहुत साल पहले वो प्रवचन सुना था, 4-5 साल पहले शायद सुना होगा। उस प्रवचन में दादा ने वो कहानी सुनाई, ये ज्ञान के प्रज्ञापन के संदर्भ में बताया। तो अब वो गलती से उनसे कहा गया या किसी आवेश में कहा गया, तो उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान ज्ञेयों को ग्रहण करता है। क्या कहा? ज्ञान ज्ञेयों को ग्रहण करता है। अब ये बात उनसे कही गई, कही गई तो कही गई। अब पूरे देश के विद्वान उनके पीछे पड़ गए। क्या बात लेके कि ज्ञान ज्ञेय को ग्रहण कैसे करता है? अब वो अपनी बात को तर्क से सिद्ध तो नहीं कर पाए। 3 या शायद 7 दिन तक गोष्ठियां चली। तो उन्होंने उसमें एक उदाहरण दिया कि मान के चलो 1 किलो हलवा रख दो और 1000 आदमी उस हलवे को देखते हुए चले। 1000 आदमी उस हलवे को देखते हुए चले। उसके बाद जब 1000 आदमी चले जाए ना, उसके बाद हलवे का वजन नापोगे तो कुछ ग्राम कम हो जाएगा। क्या तर्क दिया उन्होंने? 1 किलो हलवा रख दिया, 1000 आदमी उसको देखते हुए गए,
और 1,000 आदमी जब देखने के बाद जब उस हलवे को तोलोगे उसका क्या होगा, कुछ वजन कम हो जाएगा। उनको तो हार नहीं था, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो मिठाई वाला लुट जाएगा बेचारा, है ना। तो अब वो बात हार गए और वो किस्सा जैसे तैसे करके निपट गया। तब जब वो मक्खनलाल जी के पास ये बात आई तो मक्खनलाल जी ने उसको कहा कि तुम कैसे विद्वान हो, है, तो मैं बस एक बात कहनी थी। बोले क्या? अपनी बात कहने के बाद उसके आगे कथनचित लगा देते। कथनचित लगा देते कि भाई ज्ञान ज्ञो को कथनचित ग्रहण भी करता है। बस इतना कहना था तो मैं सारे कलेश निपटा रहे, कुछ बात समझ में ही नहीं। अर्थात वो ये समझाना चाहते थे कि जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं, वो वस्तु की सिद्धि करना भी पहचानते हैं, जानते हैं। अब तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं थी ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। ऐसे ही वस्तु स्वरूप की खबर नहीं होने पर एक ये जो अज्ञानी है, इसको क्या लग रहा है, ये क्या मान के बैठा है कि जब मैं गेव को जानता हूं तो गेव को ग्रहण कर लेता हूँ, गेव का कुछ अंश मुझ में प्रवेश पा जाता है, अथवा मैं गेव के कारण गंदा हो जाता हूँ, मलिन हो जाता हूँ। अब छल ग्रहण नहीं करना। क्या समझाते हैं वो उसको कि भाई ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पर क्षेत्र में रहे हुए जो गेय पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है। आह, क्या अर्थ है इसका? देखो फिर से पढ़ते हैं। पहले पहले स्यादवादी की भावना को पढ़ते हैं, फिर मैं इसका अर्थ समझाऊंगा। बहुत सिंपल अर्थ है। और जो ये समझते हैं कि गेयों को देखते रहते हैं उसको ज्ञान मानते हैं, उनका यहाँ पे निषेध कर रहे हैं आचार्य। तो कैसे आचार्य निषेध करेंगे वो समझेंगे। देखो, स्व क्षेत्र में रहता हुआ, स्व क्षेत्र में रहता हुआ, ये क्योंकि फर्स्ट पर्सन में हूं तो मैं अपने क्षेत्र में रहता हुआ, ज्ञान अपने क्षेत्र में रहता हुआ, और पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, अर्थात मैं पर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, गियो की मर्यादाओं में प्रवेश नहीं करता, ऐसा जानता हुआ। आंख गटर को देखते हुए गंदी नहीं होती, ठीक है ना, प्रवेश नहीं किया, ऐसा हुआ। एक अर्थ अपि, अर्थात पर क्षेत्र में रहे हुए जो ऑलरेडी पहले से ही पर क्षेत्र में है, जिनका क्षेत्र मुझसे भिन्न है। समझ में बात? दो द्रव्यों के क्षेत्र एक है या भिन्न है? दो द्रव्यों के क्षेत्र एक है या भिन्न है? भिन्न है ना। मेरा क्षेत्र भिन्न है और पर द्रव्य का क्षेत्र भिन्न है, भिन्न है, दो ऑलरेडी भिन्न है। गे पदार्थों को छोड़ता हुआ भी, अर्थात उन गे पदार्थों की दृष्टि नहीं करता हुआ भी, यादवादी है ना ये, वो गे पदार्थों को कैसे छोड़ता है कि गे पदार्थों की दृष्टि नहीं करता हुआ भी, और परान आकार कर्षी, अर्थात वह पर पदार्थों में से, अर्थात ज्ञान में जो गे झलक रही है, ज्ञान में जो गे भाव झलक रहा है, झलक रहा है ना, तालाब में जो चंद्रमा झलक रहा है, उस झलकते हुए चंद्रमा के होने पर भी क्या करता है, चैतन्य के आकारों को खींचता है। मात्र पानी पानी देखता है, चंद्रमा नहीं देखता है। मात्र ज्ञान ज्ञान को देखता है, ज्ञान में झलकने वाले आकारों की दृष्टि नहीं करता है, अर्थात ज्ञेय की दृष्टि नहीं करता है। वो स्यादवादी है, वो ज्ञेय को मिटाकर ज्ञान की दृष्टि नहीं करना चाहता। वो क्या है, वो चंद्रमा को हटाकर पानी नहीं देखना चाहता। चंद्रमा के रहते हुए जब वह पानी को देखता है तो सहज ही उसे चंद्रमा दिखाई देता नहीं। ज्ञान के रहते हुए भी, ज्ञेयों के रहते हुए भी जो सहज ही ज्ञान की दृष्टि करते हैं, क्या होता है, उन्हें ज्ञेय सहज ही दिखाई देते नहीं है। जो ज्ञेयों को हटाकर ज्ञान की दृष्टि करना चाहते हैं, वो वास्तव में ज्ञान का ही निषेध कर रहे हैं, क्योंकि वे बात जानते नहीं है कि ज्ञान में जो स्वच्छत्व शक्ति के कारण ज्ञान ज्ञेयपना तो संभव सदाकाल रहने ही वाला है। ज्ञेयों का निषेध करने वाले ज्ञान का ही निषेध कर रहे हैं। आगे बात समझ में नहीं, समझ में ही समझ में आता है ज्ञान के प्रज्ञापन का ये भाव। अब आगे पढ़ते हैं। अर्थात अब ब्रैकेट पढ़ेंगे, ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, अर्थात ज्ञान में से ज्ञेय हट जाए ऐसा विकल्प नहीं करता। क्या करता है, मात्र ज्ञान 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 भाव की दृष्टि करता है, आकारों की दृष्टि नहीं करता। उल्टा नहीं पकड़ना, देखे तो ज्ञेय आकार कहे उसे ज्ञान, देखे तो चंद्रमा और कहे उसे तालाब, ऐसा नहीं। तालाब के स्वरूप को भली प्रकार से जानकर पहचान कर पानी की स्वच्छता शक्ति का निर्णय करने के बाद पानी की दृष्टि करता है, और तब ये बात कहता है कि वहां चंद्रमा नहीं है, और ऐसा होने पर उसे चंद्रमा दिखाई भी नहीं देता।
क्या कहा? नहीं देता। केवल ज्ञान की अपेक्षा बात अलग है, वहां पानी और चंद्रमा दोनों दिखेंगे। जिसे ज्ञान की दृष्टि करनी है, ऐसे छद्मस्त को जब ज्ञान देखेगा तो गे नहीं दिखेंगे, और जब गे देखेगा तब ज्ञान नहीं दिखेंगे। लेकिन ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जिस समय ज्ञान देखेगा गे उस समय भी होगा, और जिस समय गे देख रहा है ज्ञान उस समय भी है। ऐसे अपने ज्ञान को आक्रांतता से बचाकर जो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करे और ज्ञेय को मिटाकर ज्ञान की दृष्टि ना करना चाहे, वह स्यादवादी है। समझ में बात? नहीं समझ में आई? अन्य मिथ्यावादी कौन है? जो ज्ञेय को मिटाकर ज्ञान की दृष्टि करना चाहते हैं। स्यादवादी कौन है? जो ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आई है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को पहचानने के बाद ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय को रहने पर भी ज्ञान मात्र की दृष्टि करते हैं और ज्ञेय का निषेध नहीं करते हैं। निषेध नहीं करते अर्थात कि ज्ञेय हटाए तो ज्ञान दिखे, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? ज्ञेय की दृष्टि नहीं करते, ज्ञान की दृष्टि करते हैं। ठीक। तुच्छताम अनुभवती न, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। समझ में बात? क्या नहीं होता? इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। दर्पण में, आंख में, दर्पण का क्यों आंख में अपवित्र वस्तु के झलक जाने पर खेद खिन्न नहीं होता? क्यों खेद खिन्न नहीं होता? क्योंकि वह जानता है आंख मलिन नहीं हुई है। ऐसा आंख धोएगा ना सबसे पहले आकर, या हाथ पैर धोएगा बाहर से आकर, क्या धोई जाती है? आंख। आंख धोते ना भैया, आंख भी धोते हैं, मिट्टी चली जाती है, वो चली जाती है उसके साथ। हम देखने की अपेक्षा से पूछ रहे हैं कि वो अपवित्र पदार्थ को देखने पर क्या कोई अपनी आंख धोता है? नहीं धोता है। समझे नहीं समझे? और अपवित्र पदार्थ को देखने वाले के लिए ये नहीं कहा जाता तेरी आंख गंदी है, ये कहा जाता है तेरा मन गंदा है। यही कहा जाता है ना, यानी उपयोग। मन माने उपयोग। अपवित्र आंख नहीं हुई है, अपवित्र तो तेरा उपयोग है। अपवित्र जानने की शक्ति नहीं है, अपवित्र तो तेरा वह उपयोग है जो ज्ञान को ना देखकर मात्र ज्ञेय को ही देख रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अपवित्र आंख नहीं है, अपवित्र कौन है? मन है। ऐसे ही अपवित्र ज्ञान नहीं हुआ है, जो जो ज्ञेय को जान रहा है वो ज्ञान अपवित्र नहीं है। अपवित्र तो तेरा वह उपयोग है जो ज्ञान को ना देखकर मात्र ज्ञेय में ही लुब्ध है, जो ज्ञेय में ही आसक्त है, जिसकी सुबुद्धि ज्ञेय में पड़ी है। अपवित्र तो तेरा वो उपयोग है। उस उपयोग को उस ज्ञेय से हटा और ज्ञान में लगा तो क्या जानेगा? ज्ञान तो सदैव पवित्र ही था। ज्ञान कभी अपवित्र हुआ नहीं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? आई ना समझ में? चलो देखो, पानी में जैसे चंद्रमा झलक रहा है, तो ऐसे पानी में जहर भी झलक सकता है। झलक सकता है? नहीं झलक सकता? झलक सकता है। तो पानी में जहर को झलकाकर पिया जाए तो हम मर जाएंगे या नहीं मरेंगे? बोलो। पानी में जहर को झलकाया जाए, दिखाया जाए, और दिखा के फिर पानी पी लिया जाए, तो हम मरेंगे या नहीं मरेंगे? क्यों? नहीं क्योंकि मरेंगे। जहर कृत अशुद्धता पानी में प्रवेश नहीं करती है। सीधी सी बात है। हाँ, ऐसे ही ज्ञान में ये झलक रहे हैं। घबराते क्यों? ज्ञान को देखो, पी जाओ आराम से ज्ञान को। ये करो तो शुद्धता उसमें आई नहीं है। हो रहा है या नहीं? समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसा। चलो भाई भावार्थ साहब, पढ़ते हैं अब। इसी प्रकार देख के आचार्य श्री ने मुझ में सिद्धत्व की स्थापना की है। सिद्ध स्वभाव की स्थापना की हम्म, है ना? सिद्ध स्वभाव की स्थापना की है। निर्मल स्वभाव, सिद्ध माने निर्मल स्वभाव की स्थापना की है, ऐसा। ठीक है ना? सुनो, पर क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं, इसको डिनाई हम नहीं करेंगे। ये तो स्वभाव है कि जैसे गे जितने प्रकार के गे हैं, ज्ञान उतने ही प्रकार के ज्ञेयों को जानता है। ये ज्ञान की अपनी निजी शक्ति है, सामर्थ्यवान है। एक स्त्री खड़ी, एक पुरुष खड़ा है दर्पण के समक्ष, तो एक स्त्री और एक पुरुष झलकाएगा ना, या मात्र स्त्री स्त्री झलकाएगा और पुरुष पुरुष झलकाएगा? ऐसा तो नहीं करेगा। या दोनों दोनों स्त्री पुरुष को स्त्री मात्र झलका देगा और स्त्री पुरुष को पुरुष मात्र झलका देगा? ऐसा भी नहीं करेगा। यानी दो गे खड़े तो दो झलकाएगा ना। ऐसे ही ज्ञान में अनेक गे है तो अनेक ही जानेगा, उसमें क्या बात है? जितने भेद प्रतिभेद, जितनी उनकी पर्याय है, जितना उनका परिणाम है, सबको जानेगा, उसको कहते हैं अनेक। और आकार माने स्वभाव, आकार माने आकृति नहीं, आकार का अर्थ स्ट्रक्चर नहीं,
आकार का मतलब होता है स्वभाव, स्वरूप। गेय, जितने प्रकार के गेय हैं, उन गेयों का जो जो स्वरूप है, उन समस्त स्वरूपों को ज्ञान जानता है, उसको कहते हैं ज्ञान। भिन्न प्रकार के गेयों के आकारों को जानता है। जैसे सुगंध का आकार अर्थात सुगंध का स्वरूप, रंग का आकार अर्थात रंग का स्वरूप, शब्द का आकार अर्थात शब्द का स्वरूप। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, है ना। तो क्या कहते हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही पर जिनका क्षेत्र हमसे भिन्न है, ऐसे जो गेय पदार्थ हैं, क्या कहते हैं, पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के आकार रूप। आकार रूप अंतर अर्थात उनका जो स्वरूप है, जैसा भी है, जिनका भी है ना, स्वरूप है, चैतन्य के आकार होते हैं। अर्थात चैतन्य उतने ही भेद प्रतिभेदों के साथ उस गेय पदार्थों को जानता है। चैतन्य के आकार हो गए मतलब चैतन्य में भेद पड़ गया, आकार का भेद पड़ गया, नहीं, वैसा का वैसा ही जानता है। ऐसा पहले पुराने जमाने में पेंटिंग चलती थी, बहुत लोगों के घर में होती थी। एक एक पहाड़, क्या कहते हैं इसको, बहुत फेमस नाम है यार, लैंडस्केप। लैंडस्केप। हाँ, लैंडस्केप। एक लैंडस्केप की पेंटिंग होती थी, तो उसमें एक नदी बहती रहती थी साइड में, तो नदी में हूबहू लैंडस्केप का एक प्रतिबिंब दिखाया जाता था। एक पेंटिंग थी ना, बड़ी फेमस पेंटिंग। तो तो नदी में पहाड़ भी होता था, सूर्य भी होता था, और वो ऊंट पे चलते हुए कुछ वो व्यक्ति हैं वो भी होते थे, है ना, ऐसा दिखते थे। तो जो पानी ने झलकाया, तो पानी ने, पहाड़ है तो पहाड़ झलकाया, ऊंट है तो ऊंट झलकाया, सूर्य है तो सूर्य झलकाया, और ऊंट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है तो सुबह भी झलकाया, और उस व्यक्ति ने काला वस्त्र पहना है तो वह काला वस्त्र भी झलकाया। झलकाया नहीं झलकाया? तो क्या हो गया, पानी में अनेक आकार हो गए या नहीं हो गए? पानी में अनेक आकार हो गए या नहीं? अब प्रश्न ये है कि पानी अनेकाकार हो गया या नहीं हो गया? कि पानी अनेकाकार नहीं हुआ, लेकिन पानी में अनेक आकार झलक रहे हैं। झलक रहे हैं, नहीं झलक रहे हैं? अनेक क्यों झलक रहे हैं? अरे जितने उसके पास समक्ष उतरे सारे वैसे की वैसे झलक रहे हैं। जो पहाड़ है सो पहाड़ रूप झलक रहा है, जो चंद्रमा है सो चंद्रमा रूप झलक रहा है, जो ऊंट है सो ऊंट रूप झलक रहा है, जो व्यक्ति है सो व्यक्ति रूप झलक रहा है। ऐसे है ना। तो क्या कहते हैं कि पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं। चैतन्य के आकार होते हैं अर्थात चैतन्य उनके स्वरूप को वैसा का वैसा ही जानता है। ये है इसका मतलब, समझे? आगे, उन्हें यदि मैं अपना बतला बनाऊंगा, उन पर पदार्थों को यदि मैं अपना बनाऊंगा जो मुझे ज्ञान में झलक रही हैं, तो स्व क्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा अपनी तरफ से। वो पर पदार्थ मुझ में स्थापित हो जाएंगे, ऐसा नहीं। क्या है कि यदि मैं उन्हें अपना बनाता हूं, यदि मैं मानता हूं कि उन्होंने मुझ में प्रवेश किया है, इसका क्या मतलब है कि मैं जाकर पर पदार्थों में प्रवेश को पा गया। ठीक है ना, ऐसा हो जाऊंगा। ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी जो पर क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थ हैं, उनके साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। अर्थात इससे अच्छा क्या करूं, मैं पर पदार्थ को जानूं ही नहीं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ज्ञान, ना रहेंगे गे। किस्सा ही खत्म, कलेश ही खत्म कर दो, ज्ञान ही मिटाओ। अर्थात उनको जानना ही बंद कर दो, है ना। इस प्रकार स्वयं चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ होता है और नाश को प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं जो स्यादवादी हैं, वे स्व क्षेत्र में रहता हुआ अर्थात दो द्रव्यों की भिन्नता को भली प्रकार से पहचानते हैं। एक द्रव्य दूसरे में प्रवेश नहीं पाता, इस बात को भली प्रकार से पहचानते हैं। ज्ञान के ज्ञेय संबंध को भली प्रकार से पहचानते हैं, है ना। ऐसे जानते हुए पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ, मेरा नास्तित्व है पर क्षेत्र में। क्या है नास्तित्व? पर का मुझ में नास्ती है, ऐसा नहीं। पर की तो मुझ में नास्ती है ही, उसका निषेध नहीं है, परंतु मेरी पर में नास्ती है, ऐसा। ये मेरा नास्तित्व गुण है ना। ये पर का नास्तित्व थोड़ी गुण है कि पर की मुझ में नास्ती है, मेरी पर में नास्ती है, ऐसे। हम अक्सर जब स्यादवाद की चर्चा करते हैं तो अस्थि नास्ति में क्या गड़बड़ करते हैं, ये गड़बड़ करते नहीं करते? अस्थि अपनी तरफ से कहते हैं, नास्ति पर की तरफ से कहते हैं कि मैं पर में नहीं प्रवेश करता, ये मेरी अस्तित्व है, मैं मुझ में रूप रहता हूँ, और पर मुझ में प्रवेश नहीं करता, ये नास्तित्व गुण है। तो मेरा नास्तित्व गुण ये नहीं कि पर मुझ में प्रवेश नहीं करता, मेरा नास्तित्व गुण क्या है कि मैं पर में प्रवेश नहीं करता।
और पर मुझ में प्रवेश नहीं करता, ये किसका नास्तित्व गुण है? ये पर का नास्तित्व गुण है। समझे या नहीं समझे? पर रूप रहता है, ये पर का अस्तित्व गुण है। मैं जो निज रूप रहता हूँ, ये मेरा अस्तित्व गुण है। पर मुझ में प्रवेश नहीं करता, ये पर का नास्तित्व गुण है। और मैं पर में प्रवेश नहीं करता, ये मेरा नास्तित्व गुण है। और मैं पर को अपने में प्रवेश होने नहीं देता, ये भी मेरा ही नास्तित्व गुण है। आई बात समझ में नहीं समझ में, है ना? ये भी मेरे देश की रक्षा है ना, कि मैं पड़ोसी देश को अपने देश में आने नहीं देता, उसको अपनी सीमा का उल्लंघन करने नहीं देता। अपनी सीमा का तो उल्लंघन मैं करता ही नहीं हूं, परंतु उसको भी उसकी सीमा का उल्लंघन करने से कौन रोकता है? मैं ही रोकता हूं। मुझ में प्रवेश ना पाए, ये भी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा तो क्या कहते हैं, वो जो स्वभाव को नहीं जानता वो क्या समझता है, और जो स्वभाव को जानता है। अब जिसने स्वभाव को पहचाना उसने क्या करा कि स्यादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ, पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ, गे पदार्थों को छोड़कर भी, अब गे पदार्थों को छोड़कर भी, कैसे गे पदार्थों को छोड़ा उसने? वो तो गे पदार्थों को छोड़ने के नाम पर ज्ञान को ही छोड़ रहा था। और स्यादवादी ने क्या करा कि गे पदार्थों से अपने उपयोग को हटाया। और क्या करा? चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता। आहा, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। जानन रूप मेरी शक्ति है, ऐसे मेरा जानन भाव है, ऐसे जानन भाव का मैं त्याग करता नहीं। ज्ञान में ये झलकते हैं, झलकते रहते हैं, ज्ञेयों का निषेध भी नहीं करता। और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय के होने पर भी ज्ञान मात्र को जो जान लेता है, ज्ञान की दृष्टि जो कर लेता है, समझ में बात नहीं? समझ में कर लेता है या नहीं कर लेता है ना? उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए है ना, अच्छा उदाहरण नहीं है। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। शिकार करना अच्छी बात नहीं है भैया, अब उदाहरण मुझे ये याद आ रहा है इसलिए ये दे रहा हूँ, है ना। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, तो थक गया, तो एक तालाब के पास गया पानी पीने के लिए। तालाब के पास गया पानी पी, तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, तो उसको शेर की परछाई दिखाई दी। क्या दिखाई दी? शेर की परछाई। किस में दिखी? पानी में दिखी। तो जैसे ही उसने शेर की परछाई को देखा, जैसे ही देखा, तो तुरंत अलर्ट हो गया एकदम। किससे? पानी से या शेर से? है शेर से। अब उसके जो अलर्टनेस था, उसने उसको क्या समझाया कि शेर सामने है या शेर पीछे है? क्या जाना उसने? शेर बोलो। पीछे है। पीछे है। शेर पीछे है? अरे गजब हो गया, दिख तो सामने है। तो पानी दिख तो कहाँ है ना? सामने रहा है। पानी हाँ तो हाँ हाँ हाँ, ऐसे। दिखता है जैसे ना। ही गे को देखा, ज्ञानी जान गया क्या? ओह, गे तो भिन्न है, ज्ञान तो भिन्न है। कुछ बात समझ में नहीं आई? शेर तो पीछे है, शेर तो पीछे है, वह गे तो ज्ञान में है ही नहीं। ज्ञान को देखा, ज्ञान का मजा लिया, ज्ञान का आनंद लिया, गे से घबराया नहीं। समझा? वो अलर्ट कहाँ हो गया? जैसे ही पानी में शेर देखा, वो जानता है पानी में शेर नहीं है। बंदूक कहाँ चलेगी? पानी में चलेगी या पीछे चलेगी? है ना, पीछे चलेगी। ऐसे ही जब भेद विज्ञान होगा, तो किससे होगा? गेयो से होगा या ज्ञान से होगा? बोलो। गेयो से होगा, ज्ञान से थोड़ी होगा। ज्ञान तो वही रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। गे झलकना बंद नहीं होंगे, ज्ञान झलकाना बंद नहीं करेगा। और गेयो की दृष्टि भी हट जाएगी और ज्ञान का आनंद भी आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? ऐसा गेयो के निषेध में तो ज्ञान का ही निषेध है। और ज्ञान मात्र माने, गे है ही नहीं ऐसा माने, तो उसके सशक्त प्रकाशित शक्ति का निषेध है। ज्ञान में गे है ऐसा जानता हुआ भी, जो ज्ञेयों की दृष्टि ना करके ज्ञान मात्र की दृष्टि करता है, वो स्यादवादी है। क्या कहते हैं? गे पदार्थों को छोड़कर भी, और चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता। आकार को नहीं छोड़ता मतलब चैतन्य के स्वभाव को नहीं छोड़ता, चैतन्य के स्वरूप को नहीं छोड़ता। आकार माने स्वभाव। स्वभाव, आकार माने स्वरूप। कि ज्ञेय के स्वरूप को त्याग कर चैतन्य के स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसलिए वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस प्रकार पर क्षेत्र की अपेक्षा से, तो अपेक्षा समझाने के लिए, पर क्षेत्र की अपेक्षा से, कि मेरी पर क्षेत्र में क्या है? नास्ती है। पर की मुझ में नास्ती है वो तो है ही, मेरी पर में नास्ती है। ऐसा पर क्षेत्र की अपेक्षा से
नास्तित्व का भंग कहा है। अब 9वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। इस प्रकार 255 नंबर के कलश में नास्तित्व का भंग आचार्य देव हमको समझाते हैं। अब 256 नंबर का कलश आएगा स्वकाल का भंग, स्वकाल की अपेक्षा से। सो चर्चा हम कल करेंगे, अब समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।